सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल फुरकान स्कूलिंग को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो गाइस, तो मेरा नाम फुरकान खान है और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट 3 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। देखिए, अभी तक हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने अल बिरूनी के बारे में पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा था, उसके अनूठेपन के बारे में पढ़ा था। और अब तीसरे नंबर की बात आती है, तीसरा लेखक फ्रांसवा बर्नियर। देखो, जैसे कि चैप्टर में बताया गया 10वीं से 17वीं शताब्दी तक की बातें करेंगे हम। तो हमने पहला पढ़ा अल बिरूनी के बारे में, तो 10वीं सदी थी। हमने दूसरा पढ़ा इब्न बतूता के बारे में, तो 14वीं सदी थी। अब हम पढ़ेंगे 16वीं सदी, मतलब 17वीं सदी 15वीं सदी के बारे में। अब देखो क्या हुआ, जैसे कि लेखक आ रहे थे, जा रहे थे, अल बिरूनी आया, इब्न बतूता आया, तो अब ना लेखकों की ना भारत में आने के लिए ना इच्छा जाहिर होने लगी। अब सब लेखक अपने भारत में आने लग गए। एक ज़बरदस्ती आया, एक अपनी इच्छा से आया। अब लोग ना कमाई के सोर्स आने लगे कि लोगों को लगता था कि यहाँ पर आएंगे, किसी राजा महाराज से मिल लेंगे, मुगल वुगल से मिल लेंगे और कोई ना कोई पद हमें मिल जाएगा। अब 15वीं सदी आते आते, मतलब 16वीं सदी आते आते 1500 में या 1600 में, जब तक क्या हुआ, बहुत सारे लोग भारत की तरफ रुख करने लगे। जैसे कि भारत में बहुत सारे पुर्तगाली आए, जिसका नाम था जेसुइट, रोबर्टो नोबिली, दुआर्ते बारबोसा, यहाँ तक कि फ्रांसवा बर्नियर, ये सब आ रहे थे और सारे के सारे रीति रिवाजों के बारे में, भारतीय रीति रिवाजों के बारे में, भारतीय धार्मिक प्रथाओं के बारे में अलग अलग तरह के वृत्तांत लिख रहे थे। उसी में से एक के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे फेमस राइटर था, जिसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर, और इसके द्वारा लिखी गई थी बुक द मुगल एम्पायर। ठीक है, देखो जो फ्रांसवा बर्नियर था, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं कौन था। देखो, ये चिकित्सक भी था, राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। ये 1656 में आया था यहाँ पर भारत के अंदर और 1668 तक भारत में रहा था। भारत में 12 साल तक रहा और ये इसलिए आया था क्योंकि इसे लग रहा था कि सब भारत में जाते हैं लेकर उनको कोई ना कोई पद मिल जाता है, मैं भी चले जाता हूँ, मुझे भी मिल जाएगा। तो ये जब यहाँ पर आया था तो ये सम्राट जो शाहजहाँ थे, उसके जो सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, जिसका नाम था दारा शिकोह, उनके यहाँ चिकित्सक के रूप में इन्होंने काम किया था। फिर बाद में इन्होंने मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक का काम किया और इस प्रकार इन्होंने अपने बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया विद्वान में। इन्होंने मुगल सेना के साथ यात्रा के बारे में भी लिखा। देखो क्या होता था, जब सेना होती थी, चिकित्सक भी जाया करते थे, तो मुगल सेना के साथ यात्रा लिखी कि उनका अनुभव क्या था जब मुगलों के साथ इन्होंने यात्रा की थी। तो इन्होंने बोला कि जब मैं मुगलों के साथ यात्रा कर रहा था तो ऐसा है कि मेरे साथ 2 तुर्कमान घोड़े भेजे उन्होंने, है ना, एक दरी, तंबू, है ना, नींबू, हर चीज़ भेजी और मीठी रोटी, सुपारी, खाने की चीज़ें, वस्तु वगैरह सब कुछ हमारे साथ भेजा था। ऐसा नहीं है कि किसी को भी ऐसे भेज देते थे, सब कुछ वस्तु के साथ भेजा जाता था। तंबू वगैरह भेजा जाता था क्योंकि वो अपने वहाँ पर खाना पीने के लिए रखे थे। रंगे हुए कपड़े भेजे जाते थे उस समय, छोटा बिस्तर भेजा जाता था, तकिया भेजा जाता था और गलीचा, जिसे कहते हैं गलीचा, भेजा जाता था उसके साथ। तो उसके साथ मुगल सेना के साथ यात्रा के बारे में बताता है। देखो जैसे कि हर कोई, मैंने आपको बताया अल बिरूनी के बारे में, किस प्रकार उसने भूमि के ऊपर स्वामित्व प्रश्न उठाया। मैंने आपको बताया किस प्रकार इब्न बतूता ने बताया कि अनूठेपन के बारे में, नारियल के बारे में, पान के बारे में। ऐसे ही इनका मानना था। इन्होंने भूमि के ऊपर सवाल उठाया। देखो भूमि के ऊपर क्या सवाल उठाया इन्होंने, बोला देखो जो भूमियाँ हुआ करती थी ना, जितनी सारी भूमि थी वो मुगल राजा की होती थी, मुगलों की होती थी राजा। और वो राजा क्या करता था, अमीरों को वो भूमि बांट देता था बराबर की, आधी तेरे को ले ले, 10 एकड़ तू ले ले, 10 एकड़ तू ले ले, ऐसे बांट देता था वो। और जो अमीर आदमी होते थे वो भूमि पे क्या करते थे, किसानों से काम करवाते थे और जितना पैसा आता था वो आधा कर में चले जाता था, जो राजा ले लेता था, और जितना बचा पैसा होता था वो अमीर आदमी ले लेता था, जिसे जमींदारी प्रथा भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर जमींदार वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जो ये अमीरों के बीच में बांट रहा है ना, इससे क्या होगी, अर्थव्यवस्था जो होगी और जो समाज होगा वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उसके जो नतीजे होंगे ना वो अनर्थकारी होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो जब अमीरों को ये वस्तु भूमि बांट देता था, मान लो इतनी भूमि अमीर को दे दी जोतने के लिए, भाई ये लो भाई जो काम करो अपना, किसानों को लगाओ, आधा पैसा तुम्हारा आधा पैसा मेरा। लेकिन ये जो भूमि थी, अमीर आदमी अपने बच्चों को नहीं दे सकता था, अपने बच्चों के नाम नहीं कर सकता। जैसे मेरा घर है, मेरे बच्चे होते हैं, मेरे मरने के बाद
या जीते हुए मैं अपने बच्चों का अपना घर नाम कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था। ये मुगल साम्राज्य की ज़मीन थी, सिर्फ इनको लीज पर दी गई थी, अमीरों को काम दी गई थी, बस बांटी गई थी, उन पर उनका कोई हक नहीं था। ना ही वो अपने बच्चों को दे सकते थे, ना उनके नाम करवा सकते थे। और जब कोई मान लो मेरे पास घर ही नहीं है, मतलब मैं सिर्फ लीज पे रह रहा हूँ, होता है ना जैसे किराएदार जब घर में रहते हैं तो क्या होता है, उल्टी सीधी पेंटिंग कर देते हैं, कहीं भी कील की ठोका ठाकी कर देते हैं, क्योंकि इज्जत नहीं करते घर की। और मकान मालिक जो होता है वो अपने घर को कितने शानदार से रखने की कोशिश करता है, नहीं यार इधर कील नहीं मारेंगे दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो लेकिन किराएदार ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर भी अनधिकारी नहीं होगा। मान लो मुगलों ने तो क्या करा, जमीन बांट दी, तो इसका ख्याल रखेंगे अमीर आदमी जमीनों का। अब जमीन कितनी बेकार हो रही है, कुछ भी नहीं करते थे किसानों के लिए। वो किसान बोलते रहते थे भूमि उपजाऊ है, इसमें अच्छे बीज ला सकते हैं, कि दवाइयाँ डाल सकते हैं, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं, बस बेकार होने दो ज़मीन को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके नाम तो होने वाली नहीं है। तो ये अनर्थकारी है एक तरीके का, ठीक है। तो बर्नियर के ये तर्क वगैरह थे। अच्छा, बर्नियर मुगल साम्राज्य के बारे में किस रूप में देखता है, मतलब बर्नियर क्या सोचता था मुगल के बारे में, मतलब क्या है। तो मुगलों के बारे में बोलता था ये जो राजा है ना, ये भिखारी और क्रूर लोगों का राजा है, मतलब भिखारियों का राजा है ये, इसलिए राज यहाँ पर कर रहा है। इसके शहर में हवा खराब है, दूषित है, विनष्ट हो चुका है सब कुछ, और इसके जो खेत हैं बड़े ही झाड़ीदार हैं, घातक दलदल से भरे हुए हैं, मतलब बिल्कुल देश को इसने बर्बाद कर रखा मुगल साम्राज्यों के। तो उस प्रकार ये बोलता था। ये क्या करता था, पूर्व की पश्चिम के साथ तुलना करता था, मतलब अपने देश की तुलना भारत के साथ करता था। देखो हमारा देश कितना अच्छा है, भारतीय संस्कृति कितनी बेकार होती चली जा रही है, मुगलों ने यहाँ पर सब कुछ सत्यानाश कर दिया है, अमीरों के बीच में ज़मीन बांट के सत्यानाश कर दिया उपजाऊ ज़मीन का। जबकि भारत की जो ज़मीन थी उस समय सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि उपजाऊ ज़मीन थी। यहाँ तक कि इब्न बतूता ने भी यही बात की थी यहाँ की, कि यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन है उससे बहुत फ़ायदा होता था, यहाँ से बहुत चीज़ें निर्यात होती थी, चीज़ें मलमल, रेशम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जाती थी बाहर देश में, यहाँ तक कि मसाले भी जाते थे वस्त्रों के साथ साथ। ऐसी यहाँ पर था, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य ने पूरी ज़मीन को सत्यानाश कर दिया था। इनका कहना था कि समाज की सच्चाई बताना चाहते थे ये, कि शिल्पकार तो थे यहाँ पर, शिल्पकारों के पास उत्पादन भी थे, वो अपने उत्पादन को और अच्छा करना चाहते थे, मतलब चीज़ों को अच्छा बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मान लो कि मैं 10 रुपये की कोई वस्तु लाता हूँ, ठीक है, अब मैं उसे अच्छा बना सकता हूँ, कि मैं उसे बेहतरीन बना सकता हूँ 2 रुपये और लगा के। मैं 10 रुपये की कोई चीज़ लाया, ठीक है, लकड़ी लेके आया, उससे मैंने कुर्सी बना दी 2 रुपये लगा के, अब वो 12 रुपये की कुर्सी हो गई। अब मान लो कि मैं 12 रुपये की मुनाफे के चक्कर में 14 रुपये की बेच भी देता हूँ उसे, तो मुनाफा मुझे नहीं मिलेगा, वो मुनाफा कौन ले लेगा, राज्य ले लेगा। तो इससे वो क्या करते थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था कि वस्तु को वो और अच्छी बना सके, क्योंकि मुनाफा किसके पास जाएगा, राज्य के पास जाएगा। तो क्या करेगा वो अच्छी वस्तु बना के। फिर ये बताता है नगरों में बहुत सारे उत्पादन केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र थे, बंदरगाह था, धार्मिक केंद्र थे, तीर्थ स्थल थे, मतलब तीर्थ स्थान थे बहुत सारे के सारे। इसी प्रकार ये महिलाओं के बारे में बताता है। महिलाओं के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, इन्होंने बोला दासियाँ। देखो दासियाँ जो होती थी उस समय दासियाँ होती थी, दासियाँ ना बाज़ारों में बिकती थी। जैसे आप गए बाज़ार में कुर्सी खरीदने के लिए, भाई कुर्सी दे दो, अच्छा कितनी कुर्सी चाहिए, भाई 15 कुर्सी दे दो, अच्छा इतने रुपये हो गए ले लो। लेकिन ऐसे ही वहाँ पर हुआ करता बाज़ार में सोचा 100 दास दे दो, अच्छा जी 15 दास दे दो, 20 दास दे दो। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति किसी राजा से मिलने जाता था तो भी ऐसी होता था। मान लो मैं जैसे कि वो गया था आपके इब्न बतूता, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पास गए मिलने के लिए, तो किशमिश वगैरह लेके गए, घोड़े वगैरह लेके गए, और साथ में 100 दास भी लेके गए कि मैं आपके पेश करता हूँ, मतलब पुरस्कार के, मतलब भेंट के रूप में पेश करता हूँ दासों को। इस प्रकार जो महिला की जो स्थिति थी वो दासियों की इस प्रकार की होती थी कि बाज़ारों में बिक रही हैं, मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी। और सबसे खास प्रथा जो चलती थी वो थी सती प्रथा। वो बहुत बेकार प्रथा हुआ करती थी फ्रांसो बर्नियर के अनुसार। क्यों, सती प्रथा में क्या होता था, मान लो किसी लड़की की पति की मृत्यु हो जाती है, पहले तो बाल विवाह होते थे, 13 साल की उम्र में विवाह हो जाता था। मान लो किसी भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो जब पति को जलाया जाता है तो उसी के साथ महिला को उसी चिता में बैठा के उसके साथ जला दिया जाता है, जो कि एक दुर्भाग्य, मतलब बहुत ही बेकार चीज़ हुआ करती थी उस समय। क्योंकि देखो मान लो ऐसी हुआ करता, और ये रूल किसके हिसाब से लगाए गए थे, ये उन्हीं बूढ़ी औरतें जो होती थी ना महिलाएं, उनके हिसाब से लगाई जाती थी। एक 13 साल की लड़की थी, ये एक कहानी सुनाते हैं, अपने वृत्तांत में लिखा है, 13 साल की लड़की थी, उसका पति मर गया था, तो वो रो रही थी, चीख रही थी कि मुझे मत डालो इसके अंदर, अभी तो मेरा जीवन, उसको क्या पता है उसका पति मर गया, उसका जीवन कितना अभी तो और कुछ भी हो सकता था उसके जीवन में, वो तो जानती तक नहीं उसका पति मर गया है। और 3-4 बूढ़ी औरतें ने उसका हाथ पकड़ा, उसके मुंह को बंद किया और ज़बरदस्ती उसको
सती में डाल दिया, मतलब उस पर जो चिता थी उसके ऊपर डाल दिया, जो कि बहुत गलत था। ये 2-4 औरतों की, जबकि खुद औरत थी लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जी लिया था, उनका पति नहीं मरा था, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ सती के साथ रहती थी। तो इसलिए ये जो फ्रांसो बर्नियर था, इन्होंने महिलाओं की स्थितियों के बारे में बताया था। तो ये था हमारा पार्ट 3 और इसके साथ आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, जिसमें हमने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा, इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, फ्रांसो बर्नियर के बारे में पढ़ा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर अच्छा लगा हो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।